स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। उसमें हमने वाटर साइकिल इसके बारे में, वाटर साइकिल जो इमेज में है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो जो ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, आपने जो बच्चे ओशन के पास रहते होंगे या कभी आप वैकेशन में गए हो तो आपने देखा होगा कि जो ओशन में जब हम जाते हैं तो एक, जब हम वहाँ पे चल रहे होते हैं वॉकिंग बेयर फीट हम जाते हैं तो एक मैजिक सा होता है कि वहाँ पे वेट सैंड होती है। कभी जो है वाटर जो है आपके सी शोर तक आता है, कभी वापस पीछे चला जाता है। तो वहाँ पे अलग अलग बर्ड्स, सी बर्ड्स, ये सब देखने को मिलते हैं। और जो ओशियन वाटर जो होता है हमारा सी और हमारा जो ओशियन होता है उसमें क्या होता है, हमारा सॉल्ट होता है, ठीक है, वो सॉल्टी वाटर होता है। तो इसके अंदर क्या है, जो इसका जो एक है ना, जो स्मेल होती है सॉल्ट की एयर में, एंड द म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, और जो वेव्स जो होती हैं ऊपर आती है नीचे जाती है तो उनकी जो आवाज़ है वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है और हमें फैसिनेट करती है। जैसे कि पोंड और लेक का, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोंड और लेक का जो वाटर होता है वो काम वाटर होता है कि उसमें ऐसे आवाज़ नहीं होती क्योंकि वो स्टिल रहता है इतना। लेकिन जो हमारा ओशियन वाटर होता है, जो ओशियन वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, ये कभी भी ओशियन वाटर स्टिल नहीं रहता। और इसकी जो मूवमेंट है उनको हम 3 कैटेगरी में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जो ये इसके अंदर बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो में कि जो मार्च 22 है हम उसको वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रिइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी अर्थ ब्लू प्लेनेट है, लेकिन हमारा जो वाटर है, जो पीने लायक पानी है वो बहुत ज़्यादा कम है और मैक्सिमम जो है वो हमारा सोल्टी वाटर है। तो ये इमेज आपको पैसिफिक ओशियन की दिख रही है, ये व्यू। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेव्स होती क्या है, किसको कहेंगे हम वेव्स है ये। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ये हमारा क्या है, ओशियन है, ठीक है। ओशियन में क्या होता है कि जो वाटर कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आपने ग्राफ देखा, जब ग्राफ में आप देखते होगे इसको क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में इक्वल अमाउंट में ये ऊपर जा रही है, फिर उतना ही पानी ये नीचे डाल देगी, ऐसे करके ये होती है हमारी वेव। ये ऐसे करके हमारी मूव होती है। तो हम क्या कहते हैं, जो वेव जो मूव होती है वो हमारी विंड की वजह से, हवा की वजह से मूव होती है। अगर आप एक बॉल डालते हो, मान लो ये ओशियन है और आपने क्या है यहाँ पे एक बॉल डाली, तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि वो बॉल होगी वो आपके पास दोबारा वापस आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो क्या होता है, जो पानी ऊपर जाता है फिर वही पानी वापस उतना ही नीचे आ जाता है। तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वेव्स जो होती है हमारी विंड पे डिपेंड करती हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा जो वेव्स जो है वो फॉर्म्ड होती है व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। जब विंड क्या करता है, ओशियन वाटर को क्या कहते हैं, जैसे इसमें देखना ऊपर ऐसे लेके जाएगा, फिर वापस ऐसे, फिर ऊपर, जितना ऊपर लेके जाएगा उतना ही नीचे लेके आता है। ऐसे करके हम इसकी वेव्स बना सकते हैं। अब इसके अंदर है हमारा कि आप ये देखो कि जो सुनामी क्या होती है। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर वेव्स, एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज अ सुनामी। तो जो अगर हम सिंपल मीनिंग में कहें, अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम कहेंगे जब वाटर में जब क्या आता है, जब हमारा पानी में अर्थक्वेक आ जाए तो हम उसको सुनामी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि सुनामी क्या है। तो अगर आप ये उसमें आए कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर जब अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आता है पानी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। और जब आएगा
अब तो ये एक नॉर्मल जनरल मैंने आपको बता दिए, बहुत पूछा जाता है। अब इसमें पढ़ते हैं डिटेल में कि जब हमारा स्टॉर्म आता है, तो हमारी जब कोई तूफान आता है, तो जब तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा, तो हमारी विंड जो होती है वो हाई स्पीड से क्या करती है, हमारी स्पीड उसकी विंड की बहुत हाई हो जाती है। जब विंड की स्पीड हाई होती है तो वेव्स भी क्या होंगी, ह्यूज वेव्स होंगी। तो ह्यूज वेव्स कैसी होंगी, जितनी ऊपर उतनी ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये क्या होंगी, दिस में कोज, इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, अर्थक्वेक और एक वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड जो है वो शिफ्ट कर देता है ओशियन वाटर को बहुत ज़्यादा। और इसके अंदर सुनामी को हम क्या कह सकते हैं, ह्यूज टाइडल वेव। अभी हम टाइडल के बारे में क्या कहते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है अभी, जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तब पता चलेगा। बस आपको मेनली ये याद रखना है कि जो ह्यूज टाइडल वेव, अभी हम टाइड के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अभी ये हमारा ओशियन वाटर है और वेव्स क्या होती है, वो इसी ओशियन वाटर, जो ये ओशियन का लेवल है ना, इसके ऊपर ऊपर रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब जब सुनामी आती है तो उसकी विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, तो ये क्या है, बहुत जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंची। अगर इसका मान लो कि जनरली वो इस लेवल पे होती थी, जो मैंने पिंक लाइन से शो किया, लेकिन अब क्या है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि रेड से, ये जो रेड वाली है, इतनी ज़्यादा वो ऊपर शो हो रही है। तो ये क्या है हमारा वाटर में, जब क्या आ जाए हमारा अर्थक्वेक आ जाए, तो और हम क्या कह सकते हैं, हाई टाइडल वेव से हमारी सुनामी आती है। तो इसकी ये क्या है, ये 15 मीटर से लेकर 15 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 15 मीटर पे ये फॉर्म्ड हो जाती है। और लार्जेस्ट सुनामी जो है अभी तक जो मेजर हुई है वो 150 मीटर हाई थी। उसकी जो हाइट थी वो 150, हाइट कैसे, मतलब जो ये ऐसे हाइट थी जो वेव की, वो 150 पूरी कितनी थी, ये 150 मीटर थी। अब ये जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल, और इसने जो ट्रैवल करती है एट अ स्पीड ऑफ, ये 700 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड थी। और जो ये जो सुनामी आई थी, ये आई थी हमारे कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारे समुद्र के किनारे होते हैं। जैसे ये हमारा, अगर इंडिया का, मैं साउथ इंडिया का मैप ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये इधर की साइड हमारा क्या है, हमारा क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो हमारे स्टेट्स हैं, ये जो, ठीक है, जो ओशियन के, बे ऑफ बंगाल में ओशियन के पास हैं, ये सारे हमारे कोस्टल एरिया हैं जो पानी के पास होते हैं। यहाँ अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी में, अब यहाँ पे जो जितने भी ये जो स्टेट्स हैं, ये भी कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। तो इतनी ज़्यादा तेज सुनामी आई थी हमारी उस टाइम पे कि जो हमारा कोस्टल एरियाज़ थे क्या कहते हैं, पूरे डैमेज हो गए थे। यहाँ ये जो राज्य थे, और जो अंडमान और निकोबार जो हमारा आइलैंड है, वो अंडमान और निकोबार हमारा आइलैंड है। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, एक हमारा प्लेस जो क्या कहते हैं, एक हमारा लैंड होता है। लैंड क्या है, चारों ओर किससे है, हमारा पानी से ढका, जिसके सारी ओर क्या होता है, वाटर होता है, वो हमारा आइलैंड होता है। तो हमारा जो अंडमान और निकोबार है वो में इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट इस सुनामी में सबमर्ज हो गया था, ठीक है। तो अब ये है, इसका दे रखा है सुनामी द अर्थ्स पेंडिमोनियम। तो इसके बारे में उसी की डिटेल दे रखी है कि जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। ज़्यादातर ये इंडियन ओशियन में सुनामी आती नहीं है, लेकिन ये आ गई थी। और जब ओरिजिनेट हुई थी तो इसने 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और ये जो है वेस्टर्न बाउंड्री थी इसकी सुमात्रा। यहाँ पे भी देखो लिखा है कि रिजल्ट क्या था, ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड एपिसेंटर। जो अर्थक्वेक जो है, पानी में अगर अर्थक्वेक आता है तो उसे ही सुनामी कहते हैं। तो अर्थक्वेक था और उसका एपिसेंटर क्या था, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। और इससे मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का था, हमने लास्ट चैप्टर में अर्थक्वेक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है आपने तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो अर्थक्वेक में आप देखिए 9.0 का मैग्नीट्यूड था। वो रिचर्ड स्केल पे हमने जो देखा था। जो इंडियन प्लेट्स थी, एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। और जो सडन मूवमेंट जो हुई सी की, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अर्थक्वेक ने। और 10 to 20 मीटर टिल्टेड थी, 20 मीटर और टिल्टेड डाउनवर्ड डायरेक्टली।
और इससे क्या है इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। और जो सुनामी जो ट्रैवल हुई उसकी जो स्पीड थी वो 800 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, और उसने क्या कर दिए थे कम्प्लीटली वॉश्ड अवे। कई सारे जो इंडियन ओशन में आइलैंड थे वो वॉश्ड हो गए थे। इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार में वो वॉश्ड हो गया था। साउदर्न मोस्ट पॉइंट था जो पहले अंडमान निकोबार में वो इंदिरा पॉइंट था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इंदिरा पॉइंट क्या था, साउदर्न मोस्ट पॉइंट को कहते हैं। अब यहाँ पे जो अभी ये अंडमान निकोबार टूवर्ड्स द जो एपी सेंटर इसका सुमात्रा से था टूवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका की तरफ वेव्स थी। और उसकी जो श्रीलंका की तरफ जो वेव्स गई तो उसकी जो लेंथ थी वो डिक्रीज हो रही थी, और जो स्पीड थी वो ये है डिक्लाइन हो गई 700 से 900 से लेकर। जब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे श्रीलंका की तरफ जाने लगी तो उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर आ गई थी। अब इस सुनामी में आप देखो कम से कम 10,000 लोग जो हैं वो इससे क्या हुए, क्या कहते हैं इतने किल हो गए, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लाखों लोग, लैक्स ऑफ हाउसेस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। अब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे कोस्टल एरिया इससे थे वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। और ये जो अर्थक्वेक था हम इसको प्रिडिक्ट के एडवांस में नहीं कर सकते थे, क्योंकि E3 and 3-4 notice of a potential tsunami or such early warning system are in a place across the Pacific system but not in the Indian Ocean। क्योंकि इंडियन ओशन में क्या था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि इंडियन ओशन में कभी ऐसे सुनामी वगैरह रेयरली आती थी, इसलिए हम उसको पता नहीं लगा पाए थे। सुनामी जो है वो रेयर होती है इंडियन ओशन में, क्योंकि यहाँ सेस्मिक एक्टिविटी कम होती है। तो ये पूरा ये डिस्ट्रक्शन देखो कैसा डिस्ट्रक्शन हो गया है तमिलनाडु कोस्ट का। अब पहले और जो सुनामी जो 2004 में आई इसने पूरा डिवास्टेट कर दिया था, पूरी तरह से डिवास्टेट मतलब बर्बाद कर दिया था। और जो फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग वेरी रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय अ डिस्ट्रक्टिव वेव। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्टोरी उसमें दी हुई है अच्छे से कि कैसे क्या हुआ था। अब है टाइड। अब बच्चे जो ये देखिए जो टाइड क्या होता है, अगर मैं एक आप ये इमेज देखिए, अब इसके अंदर क्या है, ये है हमारा ओशियन वाटर बना दिया हमने, ये क्या है हमारा ओशियन लेवल, ठीक है। अब ये हमारा है ओशियन, और ओशियन में जो हमने वेव और टाइड में क्या डिफरेंस है, वेव में था कि जो हमारा एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल जितना पानी ऊपर जाता था उतना नीचे जितना, और ओशियन लेवल ऐसे यहाँ ऊपर नीचे ऐसे होता था, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती थी वो कम होती थी। लेकिन टाइड में क्या होता है, आप इसको देखिए वर्टिकल में क्या है, ये तो हमारा ओशियन है, ओशियन का लेवल है ये, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो लहर जो आती है, ये टाइड जो होता है वो एक दिन में 1 डे में एक दिन में 2 बार टाइड आता है और 2 बार इब आता है एक दिन में। तो अब क्या होता है, जो पानी की जो लहर होती है वो बहुत ऊपर वर्टिकली ऊपर जाती है, और 2 टाइम्स इन अ डे एक दिन में 2 बार जाती है। और ये फिर जब यही वेव जितना ऊपर गई है उतना ही पानी के नीचे जाती है, ऊपर पानी के ऊपर जाएगी जो हम देख सकते हैं तो हम उसे टाइड कहेंगे, और जब पानी के नीचे ही उतनी ही वर्टिकली लेंथ में नीचे जाती है तो नीचे हम कहते हैं उसे इब, ठीक है। तो हम ये ऊपर की तरफ क्या कहेंगे टाइड, और नीचे की तरफ क्या कहेंगे इसे इब। तो हर रोज़ हमारे 2 टाइड आते हैं और 2 इब आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए जैसे हमारी जो आपने अभी देखिए कि जो सुनामी उसमें आई थी वो टाइडल वेव पे थी, यानी उसकी जो वेव नॉर्मली कम होती है, लेकिन उसकी जो वेव थी जो विंड से इतनी ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए हमने उसको टाइडल वेव कह दिया था। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा अब रीज़न क्या होते हैं टाइड के और इब के। तो टाइड जो होता है बस आपको ये रखना है याद कि जो टाइड जो होता है वो ऊपर और नीचे ही उतना ही चला जाएगा, तो इब टाइड, ठीक है, ऊपर टाइड और नीचे इब। तो इसके अंदर जो होता है यहाँ पे क्या है, रिदमिक राइज एंड फॉल ओशियन वाटर का ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। और ये हाई टाइड जो जब होता है जब वाटर कवर कर लेता है
मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल, कि जो अपने हाईएस्ट लेवल पे वो चला जाता है। और इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल। अगर हाईएस्ट लेवल पे बिल्कुल जितना पानी है उतना चला जाएगा तो वो हाई टाइड होगा, और अगर कम जाएगा तो वो लो टाइड होगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो टाइड डिपेंड किस पे करते हैं। अब पहले हमें टाइड पता चल गया, टाइड और एक इब वर्ड मैंने बता दिया। अब इसके अंदर जो टाइड डिपेंड करता है वो ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल आपको मेन ये याद रखना है। जो टाइड और इब हमारे डिपेंड करते हैं मून और सन पे, ठीक है। जो मून और जो सन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, उसकी वजह से हमारे टाइड और इब आते हैं, और रोज़ हमारे 2 टाइड और 2 इब आते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मून है वो हमारे पास है। ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो एग्जर्टेड बाय सन एंड मून, जो सन और मून जो है ना अपनी तरफ इस पानी को खींचते हैं, ओशियन वाटर को जब खींचते हैं तो पानी ऊपर जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, टाइड होता है। और जो वाटर जो होता है अर्थ का, वो क्लोजर टू द मून, जो अर्थ है हमारी, तो मून जो है हमारी अर्थ के ज़्यादा पास है, और जबकि जो हमारा सन है वो हमारी अर्थ से दूर है, इसलिए जो मून है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जो वाटर जो होता है, वाटर ऑफ द अर्थ, वाटर जो ऑफ द अर्थ, water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force। और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और ये क्या होती है, हाई होती है, causes high tide during full moon। अब यहाँ पे ये दे रखी है, इमेज दे रखी है निप टाइड और स्प्रिंग टाइड, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब आप इसके अंदर देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा रेक्टेंगल, जो टाइड, ये तीनों अर्थ, मून और सन जब क्या है, एक निप टाइड में है, निप टाइड कब आएगा हमारा, और इस निप टाइड में जो इनकी शेप होगी वो राइट एंगल की होगी। क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पूरा 90 डिग्री का। तो इसके अंदर देखेंगे कि हमारे जो, आप देखिए इसके अंदर अर्थ के पास क्या है, मून ज़्यादा पास में है अर्थ के, तो इस वजह से जो मून की साइड क्या होगा हमारा, टाइड होगा, ठीक है। तो टाइड कहाँ पे आएगा, मून की साइड आएगा, क्योंकि जो अर्थ के पास, ये मून किसके पास है, अर्थ के पास है। यहाँ ये देखो डिस्टेंस कम है ना इधर, तो यहाँ टाइड आएगा हमारा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किधर की साइड हमारा टाइड आएगा, सन की साइड या मून की साइड, तो हम कहेंगे मून की साइड। ये अब हमारा दे रखा है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड हमारा 2 तरीके से आ सकता है। 2 तरीके से कैसे, अगर सन जो है, अगर जो मून है वो बीच में आ गया हमारे सन और अर्थ के, तो ये कंडीशन हो सकती है। और दूसरा हो जाएगा कि अगर अर्थ बीच में आ गई है तो यहाँ पे ये हमारी 2 कंडीशन इसकी हो सकती है। तो आपको शॉर्ट में जो मैंने बताया वैसे आपको याद रखना है। अब ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून, जब फुल मून और न्यू मून डेज होता है तो सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो अब ये क्या है, ये न्यू मून डे है कि तीनों एक लाइन में है। तो ये जो द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। तो और इस टाइम पे क्या होते हैं, टाइड जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं, इस टाइम हमारे हाईएस्ट टाइड आते हैं। और ये जो टाइड होते हैं हम इनको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, कि यही जब ऊपर वाला हमारा जो निप टाइड है इज drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and each resulting in low tide। तो these tides are called nip tide। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे nip tide होगा, और nip tide में क्या होगा हमारा कि जो फोर्स होगी वो कम होगी। तो आपको तो ये याद रखना है कि यहाँ पे स्प्रिंग टाइड में हमारे हाई टाइड होंगे और यहाँ निप टाइड में लो टाइड होंगे। लेकिन इसमें भी जो मून की साइड होगा वो हमारा क्या होगा, टाइड होगा। और जो हमारा सन की तरफ क्या होगा हमारा, इधर की तरफ, ये हमारा इब होगा। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हाई टाइड जो होते हैं हमारे हेल्प करते हैं नेविगेशन में,
कि हमें नेविगेशन करनी है, अब इसके उसमें हेल्प करते हैं। और जब वाटर रेज होता है वो शोर के पास आ जाता है और इससे हमारी क्या होती है, शिप्स जो होती हैं उनको हेल्प होती है हार्बर में ईजिली, मतलब अपनी हार्बर्स में वो ईजिली पहुंच सकते हैं। और हाई टाइड जो है वो हमारे फिशिंग में बहुत हेल्प करते हैं। और मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग हाई टाइड। और हाई टाइड में जो क्या होता है, हमारी जो फिशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शोर के पास आ जाती हैं। और जब शोर के पास आ जाएंगी, किनारे के पास आ जाएंगी, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, फिशेस को पकड़ सकते हैं। और ये फिशरमैन को अनेबल कर देती है कि वो प्लेंटीफुल मतलब अधिक मात्रा में कैच कर ले उसे। और जो राइज और फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि 2 इब 2 टाइड इन अ डे, ऊपर की साइड हमारा इब और ओशियन है, नीचे की साइड ऊपर की साइड टाइड और नीचे की साइड इब। अब ओशियन करंट क्या होते हैं? ओशियन करंट होते हैं हमारे, आप ये डायग्राम देखिए एक बार। इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन है हमारी, ये ऊपर पोलर है, ठीक है, ये और ये हमारा पोलर की साइड क्या होती है, हमारी आइस होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी ऊपर का एरिया क्या होता है, हमारे कोल्ड होते हैं, ये नॉर्थ पोल है, और नीचे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे भी पूरा क्या होती है, बर्फ़ जमी होती है, और ये हमारा इक्वेटर है। तो अब क्या होता है, जब हमारा वाटर की बात करेंगे, जो ये हमारा इक्वेटर, यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ वाटर क्या होगा, गर्म होगा, क्योंकि यहाँ सन की रेस क्या है हमारी डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही है। तो अब यहाँ से हॉट वाटर जाएगा और यहाँ से हॉट वाटर जाएगा, और यहाँ इधर की तरफ से क्या होगा, जो हमारे पोलर जो पोल्स होंगे, ये हमारे पोल्स हैं, ये पोलर रीजन में से क्या होगा, ये हमारा कोल्ड वाटर आएगा यहाँ पोल्स में से। तो ये हॉट वाटर यहाँ से, ये कोल्ड वाटर यहाँ से एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में जाते हैं, तो इसे ही हम करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम करंट कहते हैं। तो अब तो इसमें लिखा भी हुआ है, जो ओशियन करंट्स जो होते हैं वो ओशन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, वाटर फ्लो होता रहता है ओशन स्ट्रक्चर में। इसकी जो डायरेक्शन होती है एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, जैसे अभी हमने इमेज में देखा है कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, जो ओशियन जो होता है मे बी वार्म और कोल्ड, यहाँ पे करंट कोल्ड और वार्म होते हैं क्योंकि ऊपर से जो होगा वो कोल्ड, और यहाँ इक्वेटर से जाएंगे तो वो हॉट होंगे। अब जहाँ पे हमारे जनरली जो वार्म करंट होते हैं वो ओरिजिनेट नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास होते हैं हमारे वार्म करंट, और पोल्स की तरफ मूव करते हैं। और जो कोल्ड करंट होते हैं हमारे, वो हमारे फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। तो सिंपल में आप जो सिंपल भाषा में याद रखिए कि वो क्या करते हैं, हमारे पोल से कहाँ आते हैं, इक्वेटर की तरफ आते हैं। जो लेब्राडोर, ये इम्पोर्टेंट है, ये लेब्राडोर ओशन करंट है, कोल्ड करंट है जो गल्फ स्ट्रीम में हमारी ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि लेब्राडोर ओशन करंट कैसा होता है, हॉट करंट होता है या कोल्ड करंट, तो हम क्या कहेंगे, कोल्ड करंट होता है। वाइल जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है, जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो एक वार्म करंट होती है। तो ये दोनों पूछ लिए जाते हैं। जो ओशियन करंट होता है वो टेम्परेचर को हमारे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, कंडीशन उस एरिया की टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। और जो वार्म करंट होता है वो वार्म टेम्परेचर लाता है उधर की तरफ के लैंड सरफेस एरिया पे। तो जो इक्वेटर के पास अभी हमने इमेज में देखे थे, वहाँ पे क्या होते हैं हमारे, वहाँ पे जो एरिया होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। तो एरिया वेयर द वार्म और कोल्ड करंट, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट जो हमने ये बनाया था, ऊपर से कोल्ड आ रहा है, ये इक्वेटर है, यहाँ ये हॉट जा रहा है, जहाँ पे ये मिलेंगे दोनों पानी, जहाँ मिलेंगे दोनों करंट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया हमारी फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, फिशिंग के लिए। अब यहाँ पे है जो सीज अराउंड, जो जापान और ईस्टर्न कोस्ट के पास के जो सी है एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे फिशिंग बहुत अच्छी होती है। जहाँ एरियाज वेयर वार्म और कोल्ड करंट दोनों जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ वहाँ पे फोगी वेदर होता है, और नेविगेशन के लिए नेविगेशन करना डिफ़िकल्ट होता है जहाँ दोनों मिलते हैं, लेकिन फ़िशिंग बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। तो ये देखो, ये एक मैप दे रखा है हमारा पूरा वर्ल्ड का,
अब यहाँ पे ब्लू वाले कोल्ड करंट है और वार्म करंट कौन से हमारे रेड में डिनोट हो रखे हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम दिख रही है आपको, जो एक हमारा जो ये जो है इसमें देखिए ये गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ पे पूरा हॉट करंट है, ठीक है, ये हमारा हॉट करंट है। यहाँ पे वोम करंट कहते हैं जिसे। ये लेब्राडोर के हमारी कोल्ड करंट है। अब ऊपर से क्या आ रहा है, हमारा कोल्ड आ रहा है, और नीचे से यहाँ से कोल्ड करंट है, ये हॉट के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे ये हमारा बना लेते हैं फोगी एरिया। तो ये हमारा पूरा जो है ये हमारा मैप दिया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें इतना टाइम लगाया है। तो आप इसको अच्छे से करिए, रिवीजन करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।